वेलकम बैक। आगे बढ़े। शरीफ खानदान ने पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के जारी तनाज़े में नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब हुकूमत की हिमायत खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए शरीफ फैमिली के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के माबैन मुलाकात के हवाले से चलने वाली खबर हक़ाइक़ के बरअक्स है। नवाज शरीफ ने सियासी मामलात को हिमायत और महाज़ाराई की बजाय फ़हम व तफ़हीम से हल करने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने अहम गैर मुल्की दौरे के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। नवाज शरीफ अपने इलाज के बाद बैरून मुल्क से वापस आए थे। इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में नवाज शरीफ ने कश्मीर में एहतजाज के मामले पर राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा की काविशों को भी सराहा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात की खबर हक़ाइक़ के बरअक्स नवाज शरीफ ने सियासी इख्तिलाफात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर दिया है। शहबाज शरीफ ने अहम गैर मुल्की दौरे के बाद नवाज शरीफ से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के तनाज़े में नवाज शरीफ की हिमायत से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात की खबर में जो सियासी मामलात के हवाले से नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ के बरअक्स करार दी गई है। शहबाज शरीफ ने अहम गैर मुल्की दौरे के बाद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। जी उमर दराज गोंदल, आगाह कीजिएगा। जी, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा है उसको लेकर नवाज शरीफ से मुताल्लिक कुछ खबरें आई थी, जिसको लेकर अब जो शरीफ फैमिली के करीबी जराए हैं उन्होंने उन चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी है। और शरीफ फैमिली के जराए बताते हैं कि शहबाज शरीफ जो वजीर आजम हैं और पार्टी के सदर नवाज शरीफ के माबैन जो मुलाकात के हवाले से चलने वाली खबरें हैं वो हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स है। और मियां नवाज शरीफ ने सियासी मामलात को हिमायत और महाज आराय के बजाय अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर जोर दिया था। और शहबाज शरीफ ने फैमिली की रिवायत के मुताबिक अहम गैर मुल्की दौरे के बाद बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात की और मियां नवाज शरीफ अपने इलाज के बाद बैरून मुल्क से वापस आए थे और इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। और इस मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो कश्मीर में एहतजाज के मामले के ऊपर कमेटी बनी थी और उसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ जो साबिक वजीर आजम है और कमर जमान कायरा उनकी काविशों को भी सराहा था। जी बहुत शुक्रिया उमर दराज गोदल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी बयानबाजी का मामला। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात में सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के बयानात के मामले पर मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी मोहतात गुफ्तगू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक बार फिर इख्तिलाफात सामने आ गए। पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर तनकीद करते हुए कहा कि जब एक वज़ीर आला आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप किस चीज़ के चेयरमैन हैं। जुनैद अकबर का शिकवा है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा और लीडरशिप इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उनका कहना है कि अली अमीन ने उनके पीछे बंदे लगाए और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सूरत हाल के तनाजुर में असद कैसर ने जुनैद अकबर को अलग अलग मुलाकात के लिए बुला लिया। इस मुलाकात में शहराम तरकई, आतिफ खान और सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए। दूसरी जानिब नशिस्त में अली अमीन के साथ सूबाई हुकूमत और वफाक में पैदा शुदा सूरत हाल पर गौर किया गया है। अली अमीन ने उनके पीछे बंदे लगाए, ऐसा कहना है जुनैद अकबर का। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पीटीआई की सफ़ों में इख्तिलाफात एक बार फिर उभर कर सामने आया है। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई पर तनकीद। कहा पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास को बनाया। उनके लीडर को अपनी जमात के लोगों पर एतबार नहीं या वो उनको इस काबिल ही नहीं समझते। वज़ीर आला केपी ने अली अमीन गंडापुर ने सूबा बर्बाद कर दिया। मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। उन्होंने आदमी मंसूबे की हिमायत की है, लेकिन फिर भी उसकी जुजियात पर बात करने की जरूरत को तस्लीम किया। मजीद तो बहुत सी चीजें उसमें हैं जिस पर बात हो भी सकती है और होनी भी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी का मामला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का महमूद अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के फैसले पर ताहाल कोई अमल दरामद न हो सका। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन लीडर नामजद करने का बानी चेयरमैन का पैगाम दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे जाहिदा राव से। जी जाहिदा, आगाह कीजिएगा।
جی کل بالکل پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے، اس میں بانی پی ٹی کا پیغام پہنچایا گیا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کے ہوں یا قومی اسمبلی کے، دونوں کو جو ہے نامزد کیا جائے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان ناصر اس میں جو ہے کئی اراکین نے جو ہے ابھی تک دستخط نہیں کی۔ اگر اراکین کی بات کی پی ٹی کی کتنے اراکین نے دستخط کیے ہیں، 36 اراکین جو ہے دستخط کر چکے ہیں درخواست پر، ابھی کچھ ارکان کے دستخط باقی ہے، معاملہ حل ہوتے درخواست جمع کروا دیں گے۔ عامر ڈوگر صاحب کا یہ کہنا دونوں ایوانوں میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے پی ٹی آئی کے پاس ہی ہونے چاہیے، اراکین کی رائے تھی۔ بانی چیئرمین کے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے سلمان احمد راجہ اور عامر ڈوگر سرگرم ہے۔ محمود خان ناصر علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے 2 سے 3 روز میں تمام ارکان کو قائل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈاکومنٹ جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کرا دیا جائے گی کہ باقاعدہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ان دونوں کو اپوزیشن لیڈر نامزد کری ہے، لیکن ابھی فی الحال پاکستان تحریک انصاف کے تمام رکن نے جو ہے اس پر دستخط نہیں کیے۔ 34 اراکین نے دستخط کیے ہیں، تقریباً 30 سے 34 جو ہے وہ رہتے ہیں دستخط جن کے ہونا باقی ہیں۔ بہت شکریہ زائدہ راؤ۔ سموتھ فلوٹیلا کے رکن سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی قید سے رہا کر دیا گیا۔ وہ اردن میں پاکستانی سفارتخانے میں بحفاظت پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تصدیق کر دی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سینیٹر مشتاق احمد کی صحت بہتر اور جذبات دیتی ہے۔ سفارتخانہ ان کی خواہش اور سہولت کے مطابق ان کی پاکستان واپسی کے تمام انتظامات کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار نے سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی میں تعاون پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ انہیں اسرائیلی قید کے دوران تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاج کے طور پر انہوں نے قید میں بھوک ہڑتال کا اعلان کیا۔ مشتاق احمد کے مطابق اسرائیلی فورسز نے ہم پر کتے چھوڑے، بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا اور قید کے دوران تمام طبی سہولیات سے بھی انکار کیا گیا۔ 50 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈال دی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی اپنے مطالبات کے لیے۔ نو ایکسس ٹو ایئر، نو ایکسس ٹو ڈرنکنگ واٹر، نو ایکسس ٹو میڈیکیشن، نو ایکسس ٹو لائٹ، کسی قسم کی چیز تک ہمیں رسائی نہیں تھی ایک بدنامی زمانہ جیل تھا، لیکن الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے، بار بار اس کے لیے جائیں گے، غزہ کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے اور جو جینوسائیڈ کے مجرم ہیں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مزاحمت جاری رہے گی، اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیلوں تک فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی اور مزاحمت کی جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جلد آؤں گا پاکستان اور پوری تفصیل جو اس فلوٹیلا کی ہے اور اسرائیلی جیلوں کی ہے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اپنی اس جدوجہد کو اقصی کی آزادی، فلسطین کی آزادی، غزہ کی آزادی تک جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے خاتمے تک ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، پاک فلسطین دوستی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہمیشہ خلوص نیت اور ثابت قدمی کے ساتھ عوام کی خدمت کرتا ہوں۔ خواہش ہے کہ پاکستان اور یونیورسٹی کے درمیان علمی تعاون مزید مضبوط ہو۔ قیادت کوئی امتیاز نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ قیادت کو دیانت، اخلاص، عدل اور شفاف احتساب کے ساتھ کرنا لازم ہے۔ آگے بڑھیں، سپریم کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو بطور جج بحالی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس امین الدین کا تحریر کردہ 5 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ جسٹس شاہد بلال نے 5 صفحات کا اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف درخواست گزار نے بھی ہائی کورٹ کے حکم نامے کا دفاع نہیں کیا۔ فریق مخالف نے تسلیم کیا کہ جج کو عبوری حکم نامے سے روکا نہیں جا سکتا۔ امید ہے ہائی کورٹ پہلے رجسٹرار اعتراضات کا جائزہ لے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عبوری حکم نامہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جسٹس جہانگیری کے خلاف آپ کو بتائیں بطور جج بحالی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس امین الدین کا تحریر کردہ 5 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال نے 5 صفحات کا اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے۔ جسٹس جہانگیری کے خلاف درخواست گزار نے بھی ہائی کورٹ کے حکم نامے کا دفاع نہیں کیا ہے۔ راولپنڈی جم خانہ کلب میں مبینہ طور پر دلیر چوروں کا حیران کن کارنامہ۔
CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी की मौजूदगी के बावजूद चोरी की वारदात। दरखास्त गुजार के मुताबिक नामालूम चोर शहरी के 2 कीमती आईफोन्स चुरा कर फरार हो गए। वाकया गुज़िश्ता रात रावलपिंडी जिमखाना क्लब में पेश आया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार, क्या तफसीलात है वाकये की? जी बिल्कुल, रावलपिंडी जिमखाना क्लब में मुबैना तौर पर दिलेराना चोरों का एक हैरान कुन कारनामा सामने आया है। CPO रावलपिंडी की मौजूदगी में जो चोरी की वारदात हुई है, नामालूम चोर शहरी के 2 कीमती आईफोन चुरा कर फरार हो गए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वाकया गुज़श्ता रात रावलपिंडी जिमखाना क्लब में पेश आया। शहरी अतीक जंजुआ डिनर के लिए क्लब आए थे। अतीक जंजुआ के मुताबिक फोन मेज पर रखे हुए थे। चंद फीट के फासले पर CPO रावलपिंडी समेत पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। नामालूम मुलज़म मौका से 2 आईफोन चुरा कर फरार हो गया। पुलिस अफसरान भी वाक़े पर हैरान रह गए। मुतासर शहरी ने थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त जमा करा दी है। पुलिस ने चोरी के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। CPO रावलपिंडी ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। क्लब में सिक्योरिटी इंतजामात पर भी सवालात उठ गए। शहरियों ने वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और पुलिस की मौजूदगी में चोरी की और शहरियों के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक है। और CPO रावलपिंडी वहां पर मौजूद थे। इसके बावजूद शहरी के 2 मोबाइल फोन चोरी हुए, जिसके लिए थाना सिविल लाइन में FIR के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी। IJP रोड फैजाबाद में स्ट्रीट लाइट का खंभा बिजली के तारों पर गिर गया। खंभा 5 रोज कबल गाड़ी की टक्कर से टूटा था। वापडा और NHA की गफलत, खंभा ताहाल उसी हालत में मौजूद। तारों से टकराने वाला खंभा किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकता है। IJP रोड फैजाबाद से आपको आगाह करें, खंभा 5 रोज कबल गाड़ी की टक्कर से टूटा था और बिजली की तारों पर गिर गया है। पंजाब के हंगामी इमदाद के इदारे ने कहा है कि दरियाए रावी शादरा के मकाम से एक बार फिर पानी का एक बड़ा रेला गुजरने का इम्कान है। भारत किसी वक्त भी आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए पानी छोड़ सकता है। चंद रोज पहले दरियाए रावी से 2000 क्यूसेक पानी गुजर रहा था, जो बढ़कर 22,000 क्यूसेक हो चुका है, जिसमें इजाफा जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी बिल्कुल, PDMA की तरफ से एक बार फिर दरियाए रावी से एक बहुत बड़े रेले के गुजरने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है। चंद रोज़ पहले यहाँ से सिर्फ 2000, 2500, 3000 क्यूसेक पानी गुजर रहा था, मगर अब मैं इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हूँ तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ से 22,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। उनके पास आज भी पानी सरप्लस मिकदार में मौजूद है और वो ये चाह रहा है कि दरिया रावी से और सतलुज में भी गुज़श्ता रोज़ 50,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है और यहाँ से 22,000। इस वाले से PDMA ने DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर और जो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया है। और यहाँ के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि रेस्क्यू 1112 भी आ रहा है और दीगर जो कैंप है आइंदा आने वाले दिनों में वो भी लगने जा रहे हैं। कि नारोवाल जसड़ के मुकाम पर इस वक्त 26,000 क्यूसेक है और हेड बलोकी के मुकाम पर 45,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। जी आलमी साजिश, हुकूमती नाकिस पॉलिसियाँ और ब्यूरोक्रेसी के रिवायती हथकंडों ने मुल्क में कॉटन सेक्टर को जवाल का शिकार कर दिया। कपास काश्त करने वाला जनूबी पंजाब, जो कभी मुल्क का कॉटन एरिया कहलाता था, आज सबसे ज्यादा मुतासिर नजर आता है। इस हवाले से देखते हैं मुल्तान से ब्यूरो चीफ अख्तर शेख की रिपोर्ट। पाकिस्तान का कपास बरामद करने से दरामद तक का सफर 2015 तक कपास के रिकॉर्ड 1,46,00,000 गांठे पैदा करने वाला मुल्क 60 लाख गांठों तक महदूद हो चुका है। कपास की दरामद का बेताज बादशाह फसल दरामद करने पर मजबूर हो गया। जराये के मुताबिक जाली बीज माफिया, गैर मेयारी अद्वियात और हुकूमती गफलत ने इस तारीखी फसल को तबाह कर दिया। कपास पर रिसर्च करने वाले इदारे सियासी मुदाखलत और ब्यूरोक्रेसी के मफादात की भीड़ चढ़ गए। मुल्तान और सिंध के सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट गैर फाल हो गए, जहाँ मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन के लाले पड़े हैं, मगर अफसरान की मौजें बरकरार हैं। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तगय्युर और बीजों में जदीद वैरायटी के फुकदान के बायस कपास की पैदावार मुतासिर हुई। कपास के मामले में एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स पीछे हैं, तो हम ऐसे इकदाम करें जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहे हैं। इदारों को ऐसी वैरायटीज की जरूरत है जो हाई टेम्परेचर पे भी उसको अच्छा परफॉर्म कर सकें। हमारे जो CCRI में जो है मुल्तान में और CCRI सिंध किसानों को तकरीबन 70 के राउंड बोर्ड कॉटन की वैरायटीज दे चुके हैं, जिनसे मुल्क की पैदावार में बड़ा इजाफा भी हुआ है। आने वाले सालों में हमारी कपास अगेती काश्त सेलेक्ट होगी इंशाल्लाह ताला, और सीजनल काश्त भी जो इस वक्त है उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर बर वक्त इस्लाही इक़दामात न किए गए तो पाकिस्तान का व्हाइट कोड हमेशा के लिए तारीख बन सकता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज़ मुल्तान।
स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज़, कौम की सोच।